बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पॉइंट नंबर 188 में दिया हुआ है जो पोस्चर की मेंटेनेंस होती है ना, मसल स्पिंडल पोस्चर को मेंटेन करता है मसल फाइबर्स को की प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग और लेंथनिंग करा के। मसल स्पिंडल क्या करता है, आपके मसल फाइबर्स को छोटा करता है, फिर बड़ा करता है, लेंथन कर देता है, छोटा कर देता है और इससे हमारा पोस्चर मेंटेन हो जाता है। ग्लूकोज जो किसी भी सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है वो अलॉन्ग द केमिकल ग्रेडियंट ही होती है, लेकिन इसके लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होती है ना, हमेशा हाई टू लो कंसंट्रेशन में होती है, पैसिव होती है, लेकिन इसके लिए कैरियर रिक्वायर्ड होता है। तो जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ना, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की एग्जाम्पल्स। ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की एग्जांपल हैं। ठीक है, ग्लूकोज के जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की एग्जांपल है। इसके लिए कैरियर की ज़रूरत होती है और ये भी हाई टू लो कंसंट्रेशन में होती है। माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो बेसल बॉडीज़ होती हैं वो भी सेंट्रियोल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसका यूट्रस रिग्रेस कर गया है। तो जो यूट्रस रिग्रेस करता है डिलीवरी के बाद या पार्चुरेशन के बाद, लाइसोसोम्स की वजह से यूट्रस रिग्रेस करता है। नीसल ग्रैन्यूल्स ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लेट्यू फेज एक्शन पोटेंशियल का इसलिए आता है कि कैल्शियम अंदर जा रहा होता है, पोटेशियम बाहर जा रहा होता है। तो एक आयन अंदर आ रहा है, एक आयन बाहर जा रहा है, तो एक स्टेबल सी प्लेट्यू कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसे हम कहते हैं प्लेट्यू फेज एक्शन पोटेंशियल का कैल्शियम के इनफ्लक्स से और पोटाशियम के ई फ्लक्स से डेवलप होता है। अब एक स्टूडेंट था, उसको राइगर मॉर्टिस, उसने एक डेड पेशेंट को देखा और उसको 10 डे के बाद उसको राइगर मॉर्टिस डेवलप हो गया था। राइगर मॉर्टिस में बेसिकली जो एक्टिन और मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस होते हैं उनका फेलर हो जाता है कि वो सेपरेट नहीं होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो एक्टिन और मायोसिन होती है ना, उसके क्रॉस ब्रिजेस को सेपरेट होने के लिए एटीपी चाहिए होती है। जब पेशेंट की डेथ हो जाती है तो एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होती है, ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाती है, एटीपी नहीं बनती है। इसकी वजह से जो एक्टिन और मायोसिन के ब्रिजेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं और रिजिडिटी डेवलप हो जाती है। तो सेपरेशन नहीं होती एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस की, जिसकी वजह से राइगर मॉर्टिस डेवलप हो जाता है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है या जो ऑस्मोसिस होती है वो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। बेसल बॉडीज भी सेंट्रियोल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। हाइपर एक्साइटेबिलिटी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। हमने पहले पढ़ा था कि जो कैल्शियम होता है ना, इसका इन्वर्स रिलेशन होता है हाइपर एक्साइटेबिलिटी के साथ, कि अगर तो कैल्शियम कम होगा तो सेल्स ज़्यादा हाइपर एक्साइटेबल हो जाते हैं, क्योंकि जो सोडियम चैनल्स होते हैं ना वो कैल्शियम गेटेड होते हैं। जब कैल्शियम नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम सेल्स के अंदर जाता है, न्यूरॉन्स के अंदर जाता है और हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाती है। इसी तरह से जब कैल्शियम कम होगा तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी होगी, और जब कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो हमारी जो न्यूरॉन्स होते हैं या फिर जो सेल्स होते हैं उनकी एक्साइटेबिलिटी कम हो जाती है। एक्साइटेशन के बाद कपलिंग होती है आपकी क्रॉस लिंकेज की एक्टिन और मायोसिन की। जब एक्साइटेशन के बाद जो आपके एक्टिन और मायोसिन की क्रॉस लिंकेज है उनकी कपलिंग हो जाती है। सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप की इनहिबिशन की वजह से आपका सेल के अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है। अगर तो सोडियम पोटाशियम पंप की इनहिबिशन होगी तो कैल्शियम के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे। सोडियम पोटाशियम पंप इनहिबिट होगा तो कैल्शियम के लेवल्स इंट्रासेलुलर ज़्यादा हो जाते हैं। पॉजिटिव फीडबैक की एग्जाम्पल में चाइल्ड बर्थ भी आती है और पॉजिटिव फीडबैक की एग्जाम्पल में ब्लड क्लॉटिंग भी आती है। और जो नेगेटिव फीडबैक होता है ना, ये हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट को भी रेगुलेट करता है। अब एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारा पोस्चर जो मेंटेनेंस है, मसल स्पिंडल पोस्चर मेंटेनेंस करता है प्रोग्रेसिव लेंथनिंग और शॉर्टनिंग करा के मसल फाइबर्स की। ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू रिग्रेशन ऑफ यूट्रस लाइसोसोम से होती है। नेसल ग्रैन्यूल्स ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होते हैं। प्लेट्यू फेज के अंदर कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है, पोटाशियम का इफ्लक्स होता है। राइगर मॉर्टिस के अंदर सेपरेशन नहीं होती है एक्टिन और मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस की। ऑस्मोटिक प्रेशर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। बेसल बॉडीज माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रियोल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और एक्सिनोम के अंदर 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाती है न्यूरॉन्स की या आपके सेल्स की, और एक्साइटेशन के फौरन बाद क्रॉस लिंकेज होता है एक्टिन और मायोसिन का। सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप की इनहिबिशन से इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है। पॉजिटिव फीडबैक चाइल्ड बर्थ के अंदर होता है और ब्लड क्लॉटिंग के अंदर होता है। जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करता है और रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स करता है। नेक्स्ट यह है कि जो 60% बॉडी फ्लूइड होता है ना, इसमें से कितना इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है। टोटल बॉडी फ्लूइड जो होता है वो 42 लीटर्स होता है और 42 लीटर्स में से 28 लीटर्स हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है और जो 14 लीटर्स होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो फर्दर डिवाइडेड होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर और प्लाज्मा के अंदर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड 10.5 लीटर्स होता है और प्लाज्मा जो होता है वो 3 लीटर्स होता है। तो यहाँ पे जो 11 लीटर्स होगा वो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, जो बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पार्ट होता है। न्यूक्लियोलस के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ आरएनए होता है। न्यूक्लियोलस हमारी प्रोटीन्स की सिंथेसिस कराता है और लार्ज अमाउंट में जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटाशियम आयन ज़्यादा होते हैं और ग्लूकोज ज़्यादा होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें सोडियम ज़्यादा होता है, सेल के बाहर सोडियम ज़्यादा होता है और सेल के अंदर पोटाशियम और ग्लूकोज ज़्यादा होते हैं। लैमिनर फ्लो का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है विस्कोसिटी के साथ। जिस भी फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उसका लैमिनर फ्लो उतना कम होगा। तो जो लैमिनर फ्लो होता है उसका इन्वर्स रिलेशन है विस्कोसिटी के साथ। और
ऐसा आयन जो कि रिक्वायर्ड होता है सिक्रेटरी सब्सटेंसेस जब एक्सोसाइटोसिस से निकलते हैं। तो एक्सोसाइटोसिस के लिए जो आयन रिक्वायर्ड होता है ना, दैट इज़ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन हमें चाहिए होता है एक्सोसाइटोसिस के लिए जब सिक्रेटरी सब्सटेंसेस को निकालना होता है, या जब सिक्रेटरी सब्सटेंसेस की एक्सोसाइटोसिस होती है तो उसके लिए कैल्शियम आयन चाहिए होता है। हाइपरकैलीमिया की वजह से फ्लैसिडिटी डेवलप हो जाती है। हाइपरकैलीमिया के अंदर क्या होता है, न्यूरॉन्स की जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर हाइपरकैलीमिया की वजह से, और फ्लैसिडिटी भी हाइपरकैलीमिया की वजह से होती है। अब अगर तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है जब पोटाशियम के लेवल्स कम होते हैं, हाइपोकैलीमिया होता है या फिर हाइपोनेट्रीमिया होगा। हाइपोनेट्रीमिया के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल होता है उसकी हाइट और स्लोप कम हो जाती है, और एक्शन पोटेंशियल क्रिएट ही नहीं होगा या जनरेट ही नहीं होगा जब पोटाशियम के लेवल्स कम होंगे। हाइपोकैलीमिया की वजह से डिफिकल्ट टू क्रिएट एक्शन पोटेंशियल होता है या फिर अनएबल टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल होगा। और हाइपोनेट्रीमिया के अंदर जब सोडियम के लेवल्स कम होंगे तो एक्शन पोटेंशियल की हाइट और स्लोप जो होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर 30% प्लाज्मा होता है और 70% हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। लोकल रिस्पांस क्या होता है एक्शन पोटेंशियल का, कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर जाता है एक्शन पोटेंशियल का जैसे आप स्टिमुलस को ज़्यादा करते हो। स्टिमुलस इंक्रीज़ करेगा तो एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज़ कर जाता है एक्शन पोटेंशियल का। टीयर्स के अंदर अमाइनो एसिड्स ज़्यादा होते हैं। टीयर्स के अंदर जो सोडियम होता है ना वो इक्वल होता है, ठीक है। हालांकि टीयर्स सॉल्टी होते हैं लेकिन उसके अंदर सोडियम जो होता है ना वो हमारे प्लाज्मा के बराबर ही होता है। ग्लूकोज के लेवल कम होते हैं और यूरिया भी कम होता है। टीयर्स के अंदर ग्लूकोज भी कम होता है प्लाज्मा से और यूरिया भी कम होता है। सोडियम जो होता है वो इक्वल अमाउंट के अंदर होता है, और टीयर्स के अंदर पोटाशियम ज़्यादा होता है, क्लोराइड ज़्यादा होता है, कैल्शियम ज़्यादा होता है और अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं। टीयर्स के अंदर अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं, पोटाशियम ज़्यादा होता है, कैल्शियम ज़्यादा होता है और क्लोराइड ज़्यादा होता है। टायरोसिन रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, टायरोसिन रिसेप्टर्स जब एक्सपोज होते हैं ना सेल मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, तो वो फॉस्फोलाइपेज सी बनाते हैं, ठीक है। टायरोसिन रिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो फॉस्फोलाइपेज सी बनाते हैं। अब हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो टायरोसिन रिसेप्टर्स थे वो फॉस्फोलाइपेज सी बना रहे थे। अमाइनो एसिड जो हाई क्वांटिटी के अंदर होते हैं, अमाइनो एसिड जो होते हैं टीयर्स के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होते हैं, और टीयर्स के अंदर पोटाशियम भी ज़्यादा होता है, क्लोराइड भी ज़्यादा होता है और कैल्शियम भी ज़्यादा होता है और अमाइनो एसिड भी ज़्यादा होते हैं। लोकल सेल रिस्पॉन्स होता है कि जब स्टिमुलस ज़्यादा होगा तो एक्शन पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा हो जाता है। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर 30% प्लाज्मा होता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है जब हाइपोकैलीमिया होगा। हाइपरकैलीमिया के अंदर जब पोटाशियम के लेवल्स ब्लड के अंदर ज़्यादा होते हैं तो फ्लैसिडिटी डेवलप हो जाती है। एक्सोसाइटोसिस के लिए आपको कैल्शियम आयन चाहिए होता है। लैमिनर फ्लो इन्वर्स रिलेटेड होता है विस्कोसिटी के साथ। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम ज़्यादा होता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटाशियम और ग्लूकोज ज़्यादा होता है। न्यूक्लियोलस के अंदर लार्ज अमाउंट में राइबोसोम्स आरएनए या फिर आरएनए होता है, और जो राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं आरएनए को, तो लार्ज अमाउंट में आरएनए होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमारा 11 लीटर्स होता है। कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन सार्कोमेयर से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है। कैल्शियम जो होता है ना सार्कोमेयर के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होता है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ना उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है कैरियर मीडिएटेड होती है, अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होती है, मतलब लो टू हाई ग्रेडियंट होगा जहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। और कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन होती है सार्कोमेयर के अंदर वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू कैल्शियम रीएब्जॉर्ब होता है सार्कोमेयर से। सेल अरेस्ट हो जाते हैं डिप्लोटीन स्टेज ऑफ द प्रोफेज के अंदर। सेल अरेस्ट जो करते हैं, प्राइमरियोसाइट अरेस्ट करता है आपके डिप्लोटीन स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1 के अंदर। अब अगर तो सोडियम पोटाशियम पंप का मैल फंक्शन हो जाता है तो सेल्स के अंदर कैल्शियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। इंट्रासेलुलर कैल्शियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है जब सोडियम पोटाशियम पंप काम नहीं करता, या तो इनहिबिट हो जाएगा या फिर उसका मैल फंक्शन हो जाता है अगर सोडियम पोटाशियम पंप का। अगर तो किसी ड्रग का साइज़ 1000 से ज़्यादा है तो उसकी पिनोसाइटोसिस होती है, और अगर किसी ड्रग का साइज़ 1000 से कम होता है तो उसकी डिफ्यूजन होती है। मतलब अगर कोई ड्रग उसका साइज़ 1000 से ज़्यादा है तो उसकी जो ट्रांसपोर्ट होगी या जो सेल्स के अंदर जाती है वो पिनोसाइटोसिस के थ्रू जाती है, और अगर किसी ड्रग का साइज़ 1000 से कम है तो उसकी डिफ्यूजन होती है। अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी पिनोसाइटोसिस से ट्रांसपोर्ट होती है, तो एक्टिन, मायोसिन और क्लेथ्रिन। एक्टिन, मायोसिन और जो क्लेथ्रिन प्रोटीन्स होती हैं ये हमारे सेल्स के अंदर पिनोसाइटोसिस से जाती हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से ज़्यादा होगा, तो पिनोसाइटोसिस से एक्टिन, मायोसिन और क्लेथ्रिन सेल्स के अंदर जाती हैं या फिर सेल्स के सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होती हैं। बेसोफिलिक स्टेनिंग जो होती है ना वो राइबोसोम्स की वजह से होती है और हीमोग्लोबिन की वजह से। राइबोसोम्स जो होते हैं वो बेसोफिलिक स्टेनिंग करते हैं। जब मसल रिलैक्स होता है ना तो हमें ए बैंड के अंदर थिक फाइलामेंट्स नज़र आते हैं। ए बैंड के अंदर हमें थिक फाइलामेंट्स नज़र आएंगे जब मसल रिलैक्स्ड होते हैं। रिलैक्स मसल्स के अंदर हमें ए बैंड के अंदर थिक फाइलामेंट्स नज़र आते हैं। इंटीमेट मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम रिलीज होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जब भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है ना तो आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से
कैल्शियम रिलीज़ होता है और सार्कोमेयर के अंदर जो कैल्शियम रीअब्जॉर्ब हो रहा था वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीअब्जॉर्ब हो रहा था। अब एक पेशेंट है, उसको फिल्म स्ट्रोक हुआ है पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से स्किन के ऊपर, वहाँ पे रेडनेस डेवलप हो गई है और आर्टीरियोलर डायलेशन हो गई है, मतलब कि वहाँ पे फ्लेयर डेवलप हो गया है। अब जो आर्टीरियोलर डायलेशन है या जो रेडनेस डेवलप हो गई है एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की से स्ट्रोक होने के बाद, तो ये एक्सोन रिफ्लेक्स की वजह से होता है। एक्सोन रिफ्लेक्स की वजह से जो होता है, जब भी कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट आपको लगा उसके बाद वहाँ पे रेडनेस और आर्टीरियोलर डायलेशन या फ्लेयर डेवलप हो गया है। स्केलेटन मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी एसेंशियल होती है। एटीपी एनर्जी चाहिए होगी तो ही स्केलेटन मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होती है, मतलब इसके अंदर कैरियर चाहिए होता है। जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की एग्जांपल के अंदर आते हैं और ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में ही होती है, अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट थी वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही थी। इंटरनल एनवायरनमेंट को नेगेटिव फीडबैक मेंटेन करता है। नेगेटिव फीडबैक कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट भी करा रहा था, हमारे हार्मोन्स को भी रेगुलेट करता है और इंटरनल जो ऑप्टिमल इंटरनल एनवायरनमेंट होता है या जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है या होम्योस्टेसिस होती है वो नेगेटिव फीडबैक रेगुलेट करता है। और चाइल्ड बर्थ के अंदर पॉजिटिव फीडबैक था और ब्लड क्लॉटिंग के अंदर भी पॉजिटिव फीडबैक होता है। अगर तो पोटेंशियल एनर्जी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है ना, तो रिफ्रैक्टरी पीरियड भी एक्शन पोटेंशियल का ज़्यादा हो जाता है। जब पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी या एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्टरी पीरियड भी एक्शन पोटेंशियल का ज़्यादा हो जाता है। ट्रांस माइग्रेशन के अंदर पी कैम मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांस माइग्रेशन के अंदर पी कैम 1 इन्वॉल्व होता है। जो प्रोटीन्स ट्रांस माइग्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं वो पी कैम 1 होती हैं। अब हम रिवाइज करते हैं। जो कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीअब्जॉर्ब होता है साइक्रोमेयर से। सेल अरेस्ट करते हैं डिप्लोटिन स्टेज ऑफ द प्रोफेज के अंदर। अगर सोडियम पोटाशियम पंप की मैल फंक्शन या इनिबिशन हो जाती है तो जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जिस ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट 1000 से ज़्यादा होगा उसमें पिनोसाइटोसिस होती है। बेजोफिलिक स्टेनिंग जो होती है राइबोसोम्स और हीमोग्लोबिन की वजह से सेल की बेजोफिलिक स्टेनिंग होती है। ए बैंड के अंदर जब मसल रिलैक्स होगा तो हमें थिक फाइलामेंट्स नजर आते हैं। इंटीमेट मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर कैल्शियम रिलीज होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट उसकी स्किन के ऊपर लगा है, वहाँ पे रेडनेस डेवलप होगी या आर्टीरियोलर डायलेशन होगी तो एक्सोन रिफ्लेक्स की वजह से होगी। स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी एसेंशियल होती है। ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन के लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। होम्योस्टेसिस नेगेटिव फीडबैक मेंटेन करता है। अगर तो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है तो रिफ्रैक्टरी पीरियड भी ज़्यादा हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल का। ट्रांस माइग्रेशन के अंदर जो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है दैट इज़ पी कैम 1 प्रोटीन इन्वॉल्व होती है ट्रांस माइग्रेशन में। पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन का मतलब होता है कि पोस्ट साइनेप्टिक हाइपर पोलराइजेशन हो गई है। पोस्ट साइनेप्टिक हाइपर पोलराइजेशन जो पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन का मतलब होता है कि पोस्ट साइनेप्टिक हाइपर पोलराइजेशन हो गई है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो ग्लूकोज की होती है ना प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर वो इंक्रीज कर जाती है जब सोडियम पोटाशियम एटीपेज के लेवल ज़्यादा होते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होती है ना वो हमारे पास अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होती है, लेकिन इसमें जो है ना हाई टू लो मूव करता है, लेकिन इसमें कैरियर रिक्वायर्ड होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर जो प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल की के अंदर ग्लूकोज की फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी ना उसके लिए क्या होगा कि उसमें सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। हमने पढ़ा था कि जो ग्लूकोज होता है ना वो प्लेसेंटा से भी ट्रांसपोर्ट होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। ग्लूकोज हमारे रीनल ट्यूब्यूल से ट्रांसपोर्ट हो रहा था थ्रू सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, जिसमें सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर था। और अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होती है। प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर जो ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो रहा है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होती है ग्लूकोज की प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर वो ज़्यादा हो जाती है जब आपके सोडियम पोटाशियम एटीपेज के लेवल ज़्यादा होते हैं। अब जो प्लाज्मा प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ना लिवर के अंदर होती है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारे लिवर के अंदर बनती हैं। अब एक पेशेंट था, उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी 99 फ़ारेनहाइट था, उसको हुआ हुआ है, बुखार हुआ हुआ है, साथ उसकी ठंडी कोल्ड क्लैमी स्किन है, उसको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और वो बहुत एक हॉट डे पे काम कर रहा था। उसको हॉस्पिटल के अंदर लेके आए सेमी कॉन्शियस स्टेट के अंदर। तो ये हीट एग्जॉशन है। हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के अंदर डिफरेंस ये होता है कि हीट एग्जॉशन के अंदर ना आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्किन आपकी कोल्ड क्लैमी हो जाती है, पेशेंट को टेम्परेचर होगा और पेशेंट जो है सेमी कॉन्शियस स्टेट के अंदर होगा। हीट स्ट्रोक के अंदर एक तो उसका बिल्कुल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, पेशेंट बेहोश हो जाता है, उसको स्वेटिंग भी नहीं होती है और टेम्परेचर जो होता है ना उसका वो 100 से भी ज़्यादा हो जाता है। एक तो टेम्परेचर उसको 100 से ज़्यादा हो जाएगा, साथ उसको स्वेटिंग नहीं होती है हीट स्ट्रोक के अंदर और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोटीन्स होती है ना वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। बेसिकली जो प्रोटीन्स की जनरेशन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं और वो या फिर जो ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है। एक्सेस नॉर्मल सेलाइन की वजह से आपका ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। जब आप नॉर्मल सेलाइन ज़्यादा लोगे तो ब्लड वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करते हैं एनर्जी को क्योंकि सेल्फ रेप्लिकेटिव ऑर्गेनेली होती है और इसका अपना डीएनए होता है।
एक्शन पोटेंशियल की हाइट और स्लोप डिक्रीज कर जाती है जब सोडियम के लेवल्स ब्लड के अंदर कम होते हैं। हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन के अंदर एक्शन पोटेंशियल की हाइट और स्लोप डिक्रीज कर जाती है। एक्सो सिक्रीशन के लिए या फिर जो एक्सोसाइटोसिस होती है सिक्रेटरी सब्सटेंसेस की, उसके लिए हमें कैल्शियम आयन चाहिए होता है। कैल्शियम आयन रिक्वायर्ड होता है एक्सोसाइटोसिस के लिए या फिर एक्सो सिक्रीशन के लिए आपके सिक्रेटरी सब्सटेंसेस की। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम मुहैया करते हैं, इसका निमोनिक है मिस, मैनिटोल से, साथ इनोलिन से या फिर सल्फेट से। 3 चीज़ों से हम ECF को मुहैया कर सकते हैं। मैनिटोल से कर सकते हैं, इनोलिन से कर सकते हैं या फिर हम सल्फेट से कर सकते हैं। और जो टोटल बॉडी वाटर होता है उसको हम 3 चीज़ों से ही मुहैया करते हैं। इसमें आपका ड्यूट्रियम आता है, ट्राइटियम आता है और एंटीपायरीन आता है। जो ट्राइटियम होता है ना वो 3H2O होता है, जो कि टाइट्रेटेड वाटर होता है प्योर फॉर्म के अंदर, ये रेडियो एक्टिव वाटर होता है। और जो ड्यूट्रियम होता है वो हैवी वाटर होता है, उसका होता है D2O होता है। और एंटीपायरीन से हम टोटल बॉडी वाटर को मेजर करते हैं। जो प्लाज्मा होते हैं उसको हम इवान ब्लू से या फिर राइजा से मुहैया करते हैं। और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसको हम ECF में से प्लाज्मा को माइनस करके मुहैया कर लेते हैं। और जो ICF होता है हम क्या करते हैं, टोटल बॉडी वाटर के अंदर से ECF को माइनस कर देंगे तो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड आ जाता है। सीलिया के अंदर 9 डबलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और 2 सिंगलेट्स होते हैं। एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा जब आपके पोटाशियम के लेवल्स कम हो जाते हैं या सोडियम के लेवल्स कम हो जाते हैं ब्लड के अंदर। तो हाइपोकेलीमिया वाली स्टेट के अंदर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है। इनिबिलिटी हो जाती है कि डिफिकल्टी होती है कि आप क्रिएट नहीं कर पाते हो एक्शन पोटेंशियल को। और हाइपोनेट्रीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है, सोडियम के लेवल्स कम जब हो जाते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और को ट्रांसपोर्ट के लिए कैरियर की ज़रूरत होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होती है वो कैरियर मीडिएटेड होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए आपको कैरियर चाहिए होता है और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट थी उसमें आपको एनर्जी चाहिए होती है। और जो सिंपल डिफ्यूजन होती है ना उसके लिए आपको ना कैरियर चाहिए होता है और वो पैसिव होती है जो सिंपल डिफ्यूजन होती है। अब हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन होती है इसमें पोस्ट साइनेप्टिक हाइपरपोलराइजेशन होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो ग्लूकोज की होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टिब्यूल के अंदर वो ज़्यादा हो जाती है जब सोडियम पोटेशियम एटीपेज के लेवल ज़्यादा होंगे। प्लाज्मा प्रोटीन्स लिवर से सिंथेसाइज होती हैं। हीट एग्जॉशन के अंदर आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। आप पेशेंट को साथ उसका टेम्परेचर हो जाता है, कोल्ड क्लैमी स्किन हो जाती है। लेकिन स्वेटिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो हीट एग्जॉशन, और अगर स्वेटिंग नहीं हो रही है और साथ पेशेंट को टेम्परेचर ज़्यादा है, पेशेंट को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, तो वो हीट स्ट्रोक होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोटीन जनरेट होती हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती हैं। अगर आप नॉर्मल सेलाइन बहुत ज़्यादा लोगे तो आपका ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिव ऑर्गेनेली है। हाइपोनेट्रीमिया के अंदर स्लोप और हाइट एक्शन पोटेंशियल की डिक्रीज कर जाती है। एक्सो सिक्रीशन के लिए हमें कैल्शियम आयन की ज़रूरत होती है। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को मुहैया करते हैं मैनिटोल से, इनोलिन से और सल्फेट से। सीलिया जो होते हैं वो 9 डबलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं सीलिया के अंदर और 2 जो होते हैं वो सिंगलेट्स होते हैं। 9 डबलेट्स होंगे और 2 सिंगलेट्स होते हैं सीलिया के अंदर। एक्शन पोटेंशियल नहीं होता है हाइपोनेट्रीमिया के अंदर। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को ट्रांसपोर्ट के लिए हमें कैरियर डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट ये जी कपल्ड फॉस्फोलाइपेज सी होता है, उसकी वजह से कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है। जी कपल्ड फॉस्फोलाइपेज सी कैल्शियम के लेवल को ज़्यादा कर देती है। जी कपल्ड फॉस्फोलाइपेज सी कैल्शियम को ज़्यादा कर रही थी और टायरोसिन रिसेप्टर्स क्या कर रहे थे, फॉस्फोलाइपेज सी बना रहे थे। ठीक है, टायरोसिन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो फॉस्फोलाइपेज सी बनाते हैं। टायरोसिन रिसेप्टर्स जो होते हैं फॉस्फोलाइपेज सी में बना रहे थे। और जो जी कपल्ड फॉस्फोलाइपेज सी होती है इससे आपका जो कैल्शियम के लेवल्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। जी कपल्ड फॉस्फोलाइपेज सी की वजह से कैल्शियम के लेवल ज़्यादा हो रहे थे। और जब सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप की भी इनहिबिशन या फिर मैल फंक्शन हो रहा था तो कैल्शियम के लेवल इंट्रासेलुलरली ज़्यादा हो रहे थे। अगर तो सेट पॉइंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया तो क्या चीज़ कम हो जाएगी। ठीक है, सेट पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है ना वो बॉडी के टेम्परेचर से ऑपोजिट होता है। सेट पॉइंट का टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम है। जब बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो आपको शिवरिंग होती है, स्वेटिंग आपकी डिक्रीज़ कर जाती है, तो स्वेटिंग डिक्रीज़ कर जाएगी। इसी तरह से जब आपका सेट पॉइंट का टेम्परेचर कम होगा और आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो स्वेटिंग ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे यही बताया हुआ है कि जो टेम्परेचर अगर सेट पॉइंट का इंक्रीज़ करता है तो इसका मतलब है कि हाइपोथर्मिक स्टेट है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो स्वेटिंग कम हो जाएगी और शिवरिंग ज़्यादा हो जाएगी। और जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है इसका मतलब है कि सेट पॉइंट का टेम्परेचर कम है, हाइपरथर्मिक स्टेट है, तो शिवरिंग कम हो जाती है और स्वेटिंग ज़्यादा। स्वेटिंग तब होती है जब बॉडी का टेम्परेचर जो ज़्यादा होगा। जब आपको बुखार होता है तो स्वेटिंग होती है और जब आपका हाइपोथर्मिक जब बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो शिवरिंग होती है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटाशियम भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था उसके अंदर सोडियम ज़्यादा था। अब एक पेशेंट आया, उसका हीमोग्लोबिन 15 है, जो ऑक्सीजन कंटेंट है हीमोग्लोबिन का वो 20 ml है, और जो एल्वुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो उसका 40 है, और जो वीनस ऑक्सीजन है वो उसकी 15 है। तो टाइप ऑफ हाइपॉक्सिया क्या होगा, हाइपॉक्सिक हाइपॉक्सिया होगा। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन के लेवल्स की जो एल्वुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 40 है और वीनस ऑक्सीजन उसकी 15 है, तो इसको जो हाइपॉक्सिक हाइपॉक्सिया होगा।
उसके बाद दिया हुआ है कि सोडियम चैनल्स की इनएक्टिवेशन से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर जिसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, उसमें सोडियम चैनल्स की इनएक्टिवेशन हो जाती है। एक्टिन अटैच करती है जी लाइन के साथ एक्टिनिन प्रोटीन के थ्रू। एक्टिनिन हमने पढ़ी थी एक माइक्रोफाइलेमेंट प्रोटीन होती है जो कि एक्टिन को अटैच करती है आपके जी लाइन के साथ। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज होता है पैराइटल सेल्स के अंदर। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है ना वो हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज को यूज़ करती है पैराइटल सेल्स के अंदर। लोअर टू हायर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट अगर आपने बाय कैरियर जाना है तो दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होती है ना हमारे पास ये हाइट जो है ना वो इसके लिए कैरियर मीडिएटेड होती है, ठीक है। कैरियर के थ्रू हम जाते हैं, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए कैरियर की ज़रूरत होती है। और जो क्यूटेनियस हाइपरथर्मिया होता है वो रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। अब एक पर्सन था वो 60 मिनट से आपके मॉडरेट हॉट इन्वायरमेंट के अंदर वेट कर रहा है बस का। तो बॉडी का टेम्परेचर कैसे हुआ? क्यूटेनियस हाइपरथर्मिया से बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो क्विकेस्ट वे होती है जिससे हम हीट को लॉस कर सकते हैं उसमें क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन होती है और बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है जब आप मॉडरेट हॉट इन्वायरमेंट के अंदर हो गए क्यूटेनियस हाइपरथर्मिया से। कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन हो लेकिन उसमें कोई रिलैक्सेशन ना हो तो इसे हम टेटनिक कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। जो टेटनी होती है ना विटामिन सी कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, उसमें कुछ ना कुछ टाइम आता है जिसमें बॉडी रिलैक्स करती है। लेकिन जो टेटनिक कॉन्ट्रैक्शंस होती है ना उसमें बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं होती है, कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन होती है। सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर कॉमन फीचर ये होता है कि दोनों जो होती है ना इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के थ्रू होती हैं, ठीक है। अलॉन्ग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हाई टू लो कंसंट्रेशन में जाती है और जो सिंपल डिफ्यूजन होती है वो भी हाई टू लो कंसंट्रेशन के अंदर जाती है। जब भी कोई नॉशियस स्टिमुलस होगा ना तो फ्लेक्स रिफ्लेक्स आता है, इसको हम विड्रॉल रिफ्लेक्स भी कहते हैं। एटीपी की सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अब हम रिवाइज कर लेते हैं कि जी कपल्ड फॉस्फोलाइपेज सी होता है वो कैल्शियम के लेवल्स को ज़्यादा कर देता है और जो फॉस्फोलाइपेज सी था वो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर से भी बनता है। और जब आपका सेट पॉइंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो स्वेटिंग कम हो जाती है। इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटाशियम के लेवल ज़्यादा होते हैं, ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अगर तो एल्वुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है 40 हो और वीनस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 15 हो तो जो टाइप ऑफ हाइपॉक्सिया होगा दैट इज़ हाइपॉक्सिक हाइपॉक्सिया। सोडियम चैनल्स की इनएक्टिवेशन होती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर। एक्टिनिन प्रोटीन होती है जो कि माइक्रोफाइलेमेंट प्रोटीन होती है जो कि एक्टिन को जी लाइन के साथ अटैच कराती है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज पंप यूज़ करते हैं पैराइटल सेल्स के अंदर। पैराइटल सेल्स के अंदर हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज पंप होता है जो कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराता है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज पंप इस्तेमाल होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के आपको कैरियर की ज़रूरत होती है, कैरियर मीडिएटेड होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, लेकिन ये हाई टू लो कंसंट्रेशन में होती है, लो टू हाई कंसंट्रेशन में नहीं होगी। उसके बाद टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए क्यूटेनियस हाइपरथर्मिया होता है और जो क्विक वे जिससे हम हीट लॉस करते हैं दैट इज क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन। कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन विदाउट रिलैक्सेशन टेटनिक कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर होती है। सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का कॉमन फीचर ये है कि ये डाउन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होती है, सिंपल डिफ्यूजन भी और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी। बस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर ये होता है कि एक तो कैरियर चाहिए होता है, सिंपल डिफ्यूजन के अंदर कैरियर नहीं चाहिए होता है। सिंपल डिफ्यूजन पैसिव होती है, फैसिलिटेटेड मतलब फैसिलिटेट किया हुआ होता है कैरियर ने उसको। फ्लेक्स रिफ्लेक्स को विड्रॉल रिफ्लेक्स या फिर विड्रॉल रिफ्लेक्स भी कहते हैं और ये नॉशियस स्टिमुलस से होता है। एटीपी की सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। ह्यूमिडिटी को हम हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं। ऐसे टेम्परेचर पे जब आपका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के इक्वल हो जाए और जो लिक्विड होते हैं वो वेपराइज करना स्टार्ट करते हैं, इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे आपके लिक्विड जो होते हैं वेपराइज करना स्टार्ट कर देते हैं। इंफ्रारेड थर्मोमीटर के अंदर थर्मोफाइल को यूज़ किया जाता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का वी मैक्स होता है और स्केलेटल मसल्स के अंदर आपकी जो ऑक्सीजन सप्लाई से ज़्यादा आपकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट हो जाती है। जब आप एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल होते हैं, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो, हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो आपकी ऑक्सीजन डिमांड से ज़्यादा आपकी मेटाबॉलिक डिमांड हो जाती है। ऑक्सीजन सप्लाई इतनी नहीं होती है लेकिन मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट स्केलेटल मसल्स की ज़्यादा हो जाती है, तो फिर स्केलेटल मसल्स एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस करते हैं और एनर्जी की जो उनको डिमांड होती है मेटाबॉलिक डिमांड को उसको पूरा करते हैं। हाइपरपोलराइजेशन न्यूरॉन्स की हो जाती है क्लोराइड के इन्फ्लक्स की वजह से। जब क्लोराइड अंदर आएगा तो उसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है न्यूरॉन्स की। और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स के लिए जो प्रोटीन चाहिए होती है दैट इज़ ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन आपके मसल्स को रिलैक्स करती है। क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन जो प्रॉक्सिमल कॉर्नरी ट्यूब्यूल के लेटर सेगमेंट के अंदर होती है वो पैसिवली होती है क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। पैसिवली क्लोराइड रीअब्जॉर्ब होता है लेटर सेगमेंट होता है पीसीटी के अंदर। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसमें पोटाशियम के ई फ्लक्स से हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अचीव करते हैं। ग्लूकोज हमारे इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है।
इंटेस्टाइन्स के अंदर जो है ना वो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होता है। सोडियम और ग्लूकोज के साथ एक को ट्रांसपोर्टर होता है जिसके थ्रू ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्ट्रेच ज़रूरी होता है। रिवाइज कर लेते हैं। ह्यूमिडिटी जो होती है वो हाइग्रोमीटर से हम मेजर करते हैं। किसी भी एयर की ह्यूमिडिटी को हम हाइग्रोमीटर से मेजर करेंगे। लिक्विड्स वेपराइज करना स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। इंफ्रारेड थर्मोमीटर के अंदर थर्मोफाइल को यूज़ किया जाता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की वी मैक्स होती है। स्केलेटल मसल्स के अंदर जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है ना उससे ज़्यादा हो जाती है हमारी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट, तो फिर जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस करते हैं हैवी एक्सरसाइज के दौरान ताकि वो हाई मेटाबॉलिक डिमांड को पूरा कर सकें। हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है न्यूरॉन्स की जब क्लोराइड का इन्फ्लक्स होता है। प्रोटीन जो मसल्स को रिलैक्स करती है दैट इज ट्रोपोमायोसिन। क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कॉर्नियल ट्यूब्यूल के अंदर पैसिवली होती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव होता है जब पोटाशियम का ई फ्लक्स होगा। पोटाशियम के बाहर जाने से या पोटाशियम के ई फ्लक्स से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव होता है जब जो हमने ग्लूकोज इंजेस्ट किया हुआ होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर के थ्रू। मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्ट्रेच ज़रूरी होता है। स्ट्रेच रिक्वायर्ड होता है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए।